हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जिला दर्शन सीरीज में हरिद्वार जिले के संबंध में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, जितने भी चीजें हरिद्वार के संबंध में। ठीक है, लगभग 40 मिनट की क्लास रहेगी आपकी, जिसमें हम हरिद्वार से संबंधित सारे तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हरिद्वार, इसका यदि मैप देखें तो देखो, मैप में आप देख पाएंगे इसको, तो ये तीन ओर यूपी से घिरा हुआ है। ठीक है, तीन ओर यूपी से घिरा हुआ है। साथ ही ऊपर की ओर यहाँ देहरादून जनपद इससे सीमा बनाता है, साथ ही पौड़ी गढ़वाल इससे सीमा बनाता है। यानी कि राज्य के दो जिले, जिसमें देहरादून और पौड़ी गढ़वाल हैं, जो हरिद्वार के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि देहरादून का यहाँ सहारनपुर आपको मिलेगा। ठीक है, सहारनपुर। नीचे यहाँ पर मुजफ्फरनगर आपको मिलेगा, और यहाँ बिजनौर। तीन जिले, उत्तर प्रदेश के तीन जिलों से हरिद्वार घिरा हुआ है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। साथ ही उत्तराखंड के दो जिले से सीमा बनाते हैं, पौड़ी गढ़वाल और साथ ही देहरादून। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। मैप हमने इसका देख लिया पूरी तरह। ये गंगा का जो मैदान है उसमें ये स्थित है ये जिला। हालांकि यहाँ शिवालिक क्षेत्र भी है। ठीक है, कुछ चट्टानें या कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। इसका प्रशासनिक, इसकी स्थापना से संबंधित तथ्य पहले, फिर प्रशासनिक ढांचा इसका हम देखेंगे। पीडीएफ आप लोगों को इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो देखो, स्थापना कब हुई थी इसकी? 28 दिसंबर 1988 को। कब हुई थी स्थापना? 28 दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में इसको शामिल किया गया था। इस चीज को समझना, पहले ये मेरठ मंडल का हिस्सा था, लेकिन बाद में 1997 में जब सहारनपुर मंडल बना, इसको जिले के रूप में सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, जब हरिद्वार, जब यानी कि उत्तराखंड का गठन हुआ, तो ये उस समय, किस समय? जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, सहारनपुर मंडल में था ये। लेकिन जब हरिद्वार जिला वास्तविक रूप से बना था, तभी मेरठ मंडल में इसको शामिल किया गया था। मेरठ मंडल से इसको बाद में, जब सहारनपुर मंडल का गठन हुआ था 1997 में, किस में डाला गया इसको? सहारनपुर मंडल में। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है देखो, 2360 वर्ग किलोमीटर, 2360 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। मुख्यालय इसका हरिद्वार में ही है। ठीक है, यह जनपद गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान में स्थित है, तथा उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में ही गंगा के मैदान का विस्तार है। ये आप सभी जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। भौगोलिक जो क्षेत्र था हमने पढ़ा था, जिसमें टारगेट वाले बैच में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो, प्रशासनिक ढांचा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए क्लासेस काफी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक ढांचा देखो, तहसीलें हैं यहाँ पर, 4 तहसीलें। जो जिले की वेबसाइट है उसके अनुसार यहाँ पर 4 तहसीलें, जिसमें हरिद्वार है, रुड़की है, लक्सर है और भगवानपुर है। ठीक है, विकास खंड है यहाँ पर 6। कौन कौन से विकास खंड हैं देखो, रुड़की है, भगवानपुर है, नारसन है, बहदराबाद है, लक्सर है और खानपुर। कितने विकास खंड हैं? 6। तो नाम की दृष्टि से आपने इनको ध्यान रखना है। एक बार प्रश्न बन गया था, नारसन कहाँ पड़ता है? नारसन विकास खंड किस जिले में आता है? तो कहाँ पर आता है? हरिद्वार में आता है। ठीक है, यदि आप चर्चा करें देखो नगर निकायों की, तो यहाँ पर कुल कितने? 9 नगर निकाय हैं। कितने हैं? 9 नगर निकाय हैं, जिसमें नगर पंचायत है 5। कौन कौन सी हैं? लक्सर, लंडोर, ठीक है, झबरेड़ा, भगवानपुर और पिरान कल्याण। कितनी हैं? 5 यहाँ पर नगर पंचायत हैं। 2 नगर पालिकाएं हैं, जिसमें मंगलौर और शिवालिक नगर, और एक है यहाँ पर क्या? 2 है यहाँ पर नगर निगम। ठीक है, 2 नगर निगम है, जिसमें रुड़की है और हरिद्वार है। तो हरिद्वार और रुड़की यहाँ पर 2 नगर निगम भी स्थित हैं। देखो, हरिद्वार को वर्ष 2011 में तथा रुड़की को वर्ष 2013 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हरिद्वार 2011 में नगर निगम बना और रुड़की 2013 में नगर निगम बना। और इस प्रकार नगर नगर निगम के मामले में हरिद्वार स्थापना के आधार पर राज्य का दूसरा नगर निगम है। तो राज्य का पहला नगर निगम कौन सा था? देहरादून था। दूसरा कौन बना? हरिद्वार बना। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो हरिद्वार जिले में 2 नगर निगम है, एक हरिद्वार नगर निगम, साथ ही दूसरा कौन सा है? रुड़की नगर निगम है। रुड़की जो कि 2013 में बना था। ठीक है, अब चर्चा करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। विधानसभा सीटें यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें रुड़की है, पिरान करियल है, मंगलौर है, रानीपुर है, ठीक है, रानीपुर भेल, लक्सर है, खानपुर है, भगवानपुर, ज्वालापुर, झबरेड़ा, हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण है। कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। मतलब राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? हरिद्वार। इसमें से 3 विधानसभा सीटें देखो, भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा झबरेड़ा 3 विधानसभा सीटें जो अनुसूचित जाति है, यानी एससी है, एससी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य में एससी के लिए सर्वाधिक सीटें कहाँ रिजर्व हैं? हरिद्वार में। कुल कितनी है? 3। कौन कौन सी हैं? भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा।
क्वेश्चन आपसे देखो इसी प्रश्न को यदि टफ बनाएगा तो आपसे सीधा नाम पूछ लेगा, हरिद्वार जिले की कौन सी विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, आपको दे देगा भगवानपुर, ज्वालापुर, झबरेड़ा या फिर हरिद्वार ग्रामीण। इन चारों में आपको एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा ये तीनों क्या है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत ही रिजर्व की जाती हैं, ठीक है। यदि यहाँ चर्चा करें विधायक की, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं फटाफट से इन्हें बोल देता हूँ, ठीक है। रुड़की से कौन है, देखो प्रदीप बत्रा, रुड़की से कौन है, प्रदीप बत्रा। पिरान कलियर से कौन है, फुरकान अहमद, पिरान कलियर से कौन है, फुरकान अहमद है। मंगलौर अभी सीट खाली है क्योंकि यहाँ पर जो विधायक थे सरबत करीम, उनका 30 अक्टूबर 2023 को उनका निधन हो गया था, ठीक है। जो कि बसपा विधायक थे सरबत करीम, इनका निधन हो गया था 30 अक्टूबर 2023 को। तो यहाँ पर अभी उपचुनाव होंगे। रानीपुर भेल से कौन है, देखो यहाँ पर है आदेश चौहान, कौन है, आदेश चौहान। लक्सर से कौन है, शहजाद, लक्सर से कौन है, शहजाद है। खानपुर से कौन है, उमेश कुमार, लगातार चर्चा में आए रहते हैं, ठीक है। खानपुर से कौन है, उमेश कुमार। भगवानपुर से कौन है, भगवानपुर से देखो ममता राकेश, ममता राकेश क्यों, एक महिला है तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ज्वालापुर से रवि बहादुर, कौन है, रवि बहादुर। झबरेड़ा से कौन है, देखो वीरेंद्र कुमार, कौन है, वीरेंद्र कुमार। हरिद्वार से कौन है, मदन कौशिक, कौन है, हरिद्वार से मदन कौशिक। और हरिद्वार ग्रामीण से कौन है, ये है देखो अनुपमा रावत, जो हरीश रावत है उनकी पुत्री हैं अनुपमा रावत। ध्यान रखिएगा, पुनः एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। तो 2 महिला विधायक है यहाँ पर, एक है देखो कहाँ से, एक है यहाँ पर भगवानपुर से ममता राकेश और दूसरी है हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत। तो 2 महिला विधायक हैं हरिद्वार में। कुल 11 है यहाँ पर विधानसभा सीटें। रुड़की से हैं प्रदीप बत्रा, फुरकान अहमद हैं पिरान कलियर से, मंगलौर में अभी सीट खाली है। रानीपुर भेल से हैं आदेश चौहान, ठीक है। लक्सर से हैं शहजाद, खानपुर से हैं उमेश कुमार, भगवानपुर से ममता राकेश, ज्वालापुर से हैं रवि बहादुर, झबरेड़ा से हैं वीरेंद्र कुमार, ठीक है। हरिद्वार से हैं मदन कौशिक और हरिद्वार ग्रामीण से हैं अनुपमा रावत। तो ये आपने सभी ध्यान रखने हैं। अगला देखो विधानसभा, यहाँ पर जो हरिद्वार है वो लोकसभा क्षेत्र भी है हरिद्वार, और यहाँ से अभी सांसद कौन है, रमेश पोखरियाल यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जनांकिकी आंकड़े, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, हरिद्वार। देखो हरिद्वार की कुल जनसंख्या कितनी है, 18,90,422। एक बार ये आंकड़ा पूछ लिया था एक बार, हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं लेकिन फिर भी एक बार पूछ लिया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। और राज्य की कुल जनसंख्या देखो 100 करोड़ है, 186,292, ठीक है, नहीं 1 करोड़ है यानी कि 100 लाख है, ठीक है। तो इसमें से 18% जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार में 18.74%। इस राज्य की जो कुल जनसंख्या है इसका कुल 18% कहाँ पर है, हरिद्वार में। तो प्रतिशत के आधार पर भी हरिद्वार सर्वाधिक है और जनसंख्या के आधार पर भी क्या हरिद्वार सर्वाधिक है, ठीक है। दोनों आपने ध्यान रखना है। अगला है वर्ष 2001 से 11 के दौरान देहरादून तथा हरिद्वार जिलों में 10 की वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो 29 दशमलव कुछ थी, जो 30 दशमलव कुछ चले गई है, मतलब पहले की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन है, उधम सिंह नगर। वहां भी कमी हमने दर्ज की थी, वहां हमने देखा था कि वहां कमी हुई थी, यहाँ बढ़ोतरी हुई है लेकिन 30 तक ये पहुंचा, जबकि उधम सिंह नगर 33.45 था, ठीक है। तो 2 ऐसे जिले हैं जिनमें 10 की वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और अन्य जो सभी जिले हैं उनमें पूर्व की अपेक्षा यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। और जिलों में केवल हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर। अगला देखो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, हरिद्वार का कितना है, 801। 801 है, पूर्व में देखो 615 था, यहाँ से 801, यानी कि पहले की अपेक्षा इसमें काफी वृद्धि देखी गई है। जनघनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में कुल कितने लोग निवास करते हैं। तो हरिद्वार में 1 वर्ग किलोमीटर में 801 लोग, 801 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। देखो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है, कितना है, 880। ये सभी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे जब तक का नए आंकड़े नहीं आ जाते जनगणना के। ध्यान रखिएगा, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, हरिद्वार। सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का कितना है, 880 है। अगला देखो राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये भी कौन है, हरिद्वार। सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी, हरिद्वार की, कितनी है, 81.04%, ठीक है, 81.04% सबसे कम पुरुष साक्षरता। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, उधम सिंह नगर। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है,
उत्तरकाशी में। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? देहरादून में। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। तो जिस जिस जिले में जो फैक्ट आ रहे हैं हम उसको, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में होगी, ठीक है। तो जिस जिले में जो भी फैक्ट आ रहा है हम उसको वहां पर चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? हरिद्वार है, 81.04%। तो इसके इस सीरीज के सहारे आपकी जनगणना भी कंप्लीट हो जाएगी एक तरह से। आपको जनगणना अलग से केवल सभी आंकड़ों के लिए डायरेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगला है, देखो, राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? हरिद्वार। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, लगभग 11 लाख के आसपास यहाँ पर जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार की, जो कि सर्वाधिक है राज्य में। अगला है, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? ये कौन है? हरिद्वार। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? हरिद्वार में, ठीक है। और सबसे राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यानी कि जो एसटी हैं उनकी सबसे कम साक्षरता कहाँ है? हरिद्वार में। कितनी है? 62.1%। एसटी पुरुष में सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार। और एसटी महिला में भी सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार, साक्षरता के मामले में, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा इसका। तो जो नए बच्चे हैं, यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इनको पॉइंट वाइज ऐसे ही नोट आप लोग कर सकते हैं। साथ ही आप लोग पीडीएफ अपने फोन में सेव रखिए, ठीक है। कभी कभी आप लोग उसको देख सकते हैं। वैसे नोट करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप लोग लिखते लिखते ही कई सारी चीज़ें इसमें याद हो जाया करती हैं। हरिद्वार देखो अब संक्षिप्त विवरण। तो हरिद्वार हमने जनांकिकी देख लिया। संक्षिप्त विवरण यदि आप चर्चा करें हरिद्वार का, तो प्राचीन नाम था इसका माया क्षेत्र। क्या था? माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, कायोपिल्या, कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी, ये सब क्या है? इसके प्राचीन नाम है। जबकि उपनाम क्या है इसके? देखो, गंगा द्वार। दोनों अलग अलग चीज है। प्राचीन नाम पहले उसको क्या बोला जाता? उपनाम। मतलब किसी चीज से इसको उपमा जब दी गई है तो वो उपनाम हो गया, ठीक है। हरिद्वार, यानी कि जो हर माने होता है शिव, भगवान शिव को हर बोलते हैं, ठीक है। हर हर महादेव आपने सुना भी होगा। तो गंगा द्वार, हरिद्वार और हरिद्वार इसको बोलते हैं क्योंकि जो विष्णु के उपासक होते हैं वो इसे हरिद्वार बोलते हैं, क्योंकि हरि माने क्या होता है? विष्णु। विष्णु के लिए हरि शब्द प्रयुक्त हुआ है और शिव के लिए हर शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो देखो, हरिद्वार, हरिद्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग, स्वर्ग द्वार यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। स्वर्ग द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल या फिर पूर्व का वेनिस, ये क्या है? इसके उपनाम है। तो प्राचीन नाम और उपनाम आपने दोनों हरिद्वार के ध्यान रखने हैं। अगला है, प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम क्या था? खांडववन था। क्या था? खांडववन था। ये भी आपने ध्यान रखना है। इतिहासकारों ने इसे गेरुए मृदभांड की संस्कृति का नगर भी कहा है, ठीक है। इतिहासकारों ने इसे गेरुए मृदभांड की संस्कृति का नगर भी कहा है, ध्यान रखिएगा। तैमूरलंग के इतिहासकार कौन थे? सरुद्दीन। तैमूरलंग का इतिहासकार कौन था? सरुद्दीन ने इसे कायोपिलिया, कुपिला कहा था। अभी हम चर्चा कर रहे थे जब कत्यूरियों के पश्चात अराजकता का युग, उस काल में तैमूरलंग यहाँ पर आक्रमण किया था। मतलब यहाँ से होते हुए गया था, जो यहाँ का जो तराई वाला क्षेत्र है, हरिद्वार होते हुए यमुना प्रदेश की ओर बढ़ा था। तो 1399 में हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो 1399 में तैमूर लंग के आक्रमण की जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इसका एक इतिहासकार था सरुद्दीन। सरुद्दीन ने इसे क्या कहा है? कायोपिलिया, कुपिला कहा है। वेनसांग, जो कि चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, इसने भी हरिद्वार, ये हरिद्वार आया था 634 में, और इसने हरिद्वार नगर को मोयूलो कहा है। इसका एक यात्रा वृत्तांत है, कौन सा? सीयू की। कौन सा है? सीयू की, ठीक है। तो चाइनीज नाम है सीयू की, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। सीयू की में इसने इस नगर को क्या बोला है? मोयूलो, ठीक है, जिसका अर्थ लोग मयूरपुर से निकालते हैं। मतलब इतिहासकार इसका अर्थ मयूरपुर से निकालते हैं। और गंगा को इसने क्या कहा है? महाभद्रा नाम दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग जो कि 634 ईस्वी में भारत हरिद्वार आया था, हरिद्वार में इसने हरिद्वार नगर को मोयूलो नाम दिया है। अगला देखो, कनिंगम के अनुसार ये क्या है? कोहपेरी है। कोहपेरी किसे कहा है? कनिंगम ने हरिद्वार को कहा है। अगला है, अबुल फजल की आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। अबुल फजल जो कि इतिहासकार था अकबर के दरबार में, ठीक है। इसकी आईने अकबरी एक रचना है, अकबरनामा। मुख्यतः क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा के आईने अकबरी जो पार्ट है, इसमें इसका वर्णन मिलता है हरिद्वार का। तथा अकबर के सेनापति मान सिंह, किसका सेनापति था? अकबर का, इसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया और आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। तो हर की पैड़ी निर्मित किसने की थी? राजा विक्रमादित्य ने। किसने की थी? राजा विक्रमादित्य ने। अपने भाई भृतहरि की याद में इनका निर्माण किया था।
देखो पैड़ी माने क्या होता है, सीढ़ी। इस तरह से आप लोग हरिद्वार जब जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ से ये पैड़ी आ रही है और यहाँ इधर भी आपको पैड़ी मिलेगी, इस तरह से सीढ़ियाँ मिलेंगी। और यहाँ नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। ठीक है, तो लोग यहाँ से उतरते हैं, यहाँ इनमें ही आपको लोग स्नान करते हुए मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन इन जगहों पर। तो ये क्या है, ये पैड़ी क्या है, ये सीढ़ियाँ हैं। तो इन पैड़ियों का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले भर्तृहरि की याद में राजा विक्रमादित्य ने किया था। और उसके पश्चात इनका जीर्णोद्धार और आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? राजा मान सिंह ने। अब देखो हर की पैड़ी कहाँ है? हरिद्वार में। राम की पैड़ी कहाँ थी? रामेश्वर में। हमने नदी तंत्र में चर्चा करी थी, अभी उसको विस्तार पूर्वक आके और पढ़ेंगे हम। हर की पैड़ी में एक घंटाघर भी निर्मित किया गया, जो 1938 में निर्मित किया गया था। तो हरिद्वार आप यदि जाते हैं तो जब हर की पैड़ी में आप जाते हैं, वहां पर एक घंटाघर आपको दिखाई देगा, इस तरह से ऊंचा सा। ठीक है, यहाँ पर उसमें घड़ी लगी हुई है, उसको डिजाइन किया गया अच्छे से। तो वहां पर आपको जो वो घंटाघर है उसका निर्माण कब हुआ था? 1938 में उसका निर्माण हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला सवाल है इसमें, देखो अगला क्या है टॉपिक। 1608 में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पहला यूरोपियन यात्री यात्री जो हरिद्वार आया था कौन था? 1608 में टॉम कार्यट। और उसके पश्चात देखो उसने इस क्षेत्र को क्या कहा था? शिव की राजधानी। ठीक है, क्या कहा था उसने? कैपिटल ऑफ शिवा, शिव की राजधानी इसको कहा था। और साथ ही स्वयं जहांगीर जो कि 1620 में हरिद्वार आया था। ठीक है, 1620 में स्वयं जहांगीर जो कि मुगल बादशाह था, ये भी कहाँ आया था? हरिद्वार में आया था। तो ये हरिद्वार का जो संक्षिप्त विवरण है यहाँ का थोड़ा, ये आपने ध्यान रखना है। इसका प्राचीन नाम, ठीक है, उपनाम, प्राचीन इतिहासकारों ने इसे क्या कहा, ये सारे फैक्टर आपने इसमें ध्यान रखने हैं। अगला है देखो मनसा देवी मंदिर। सबसे पहले यहाँ पर हम टॉपिक जो है हमारा प्रमुख मंदिर एवं धार्मिक स्थल, तो यहाँ के प्रमुख मंदिर और ऐसे स्थल जहाँ पर पूजा अर्चना होती है। ठीक है, मंदिर और उससे जुड़े हुए स्थल जो यहाँ पर हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर। यदि आप हरिद्वार जाते हैं, ये हरिद्वार है, तो यहाँ पर है नील शिखर, इधर है विल्व शिखर। इस शिखर पर है चंडी देवी मंदिर और इस शिखर पर है मनसा देवी मंदिर। ठीक है, तो मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? विल्व पर्वत पर। और चंडी देवी किस शिखर पर है? नील शिखर पर। ठीक है, तो नील और विल्व शिखर के बीच में ही हरिद्वार, ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी यहाँ पर 7 धाराओं में बहती है। ठीक है, तो नील पर्वत इसके कहाँ पर है? पूर्वी छोर में है। बिल्व पर्वत इसके पश्चिमी छोर में है। ठीक है, यदि आप जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से जो ऊपर का एरिया है यहाँ पर, ये विल्व शिखर वाला एरिया जहाँ पर आपको मनसा देवी मंदिर मिलेगा। और नदी पार करके, ठीक है, नदी पार करके यदि आप जाते हैं तो वहां पर आपको नदी से पार करके नील शिखर मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जो विल्व शिखर है, विल्व शिखर की तलहटी में ही विल्वकेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। जिले के अन्य जो प्रमुख मंदिर हैं, इनमें माया देवी मंदिर है, जिन्हें हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। माया देवी मंदिर, क्वेश्चन बना था एक बार, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? कौन है? माया देवी है। ठीक है, श्रावणनाथ मंदिर है, दक्षेश्वर मंदिर है, ये भी हरिद्वार में है। भारत माता मंदिर इंपोर्टेंट है, भारत माता मंदिर। ठीक है, और ऋषि श्री गंगा मंदिर, ये भी ध्यान रखना हमने, श्री गंगा मंदिर जो कि मान सिंह द्वारा निर्मित किया गया है। मकर वाहिनी मंदिर और भैरव मंदिर, ये सब कहाँ हैं? हरिद्वार जिले में स्थित हैं। पौराणिक ग्रंथों में यहाँ के 5 प्रमुख तीर्थ बताए गए हैं। यहाँ पर 5 प्रमुख तीर्थ जो बताए गए हैं पौराणिक पौराणिक ग्रंथों में, कौन कौन से हैं? हर की पैड़ी, कुशावर्त घाट, नील पर्वत, कनखल और विल्व पर्वत। देखो कनखल दक्ष की राजधानी थी, हर की पैड़ी आप इसका महत्व समझ गए। ठीक है, कुशावर्त घाट हर की पैड़ी के समीप ही स्थित है। नील पर्वत और विल्व पर्वत वहां पर, जो यहाँ पर चंडी देवी मंदिर है, यहाँ पर मनसा देवी मंदिर है। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला देखो गौ घाट, कुशावर्त घाट, भीमगौड़ा कुंड, सप्तऋषि आश्रम यहाँ के अन्य प्रमुख स्थल हैं। तो भीमगौड़ा कुंड भी यहीं हरिद्वार में स्थित है, प्रश्न बना हुआ है पहले। सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में स्थित है। अगला देखो शांति कुंज। शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। ठीक है, और वर्तमान में यह गायत्री तीर्थ के रूप में क्या है? जग विख्यात है। मतलब लोग इसे वर्तमान में गायत्री पीठ के रूप में जानते हैं, गायत्री तीर्थ के रूप में जानते हैं। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में किसने की थी? पंडित श्री राम शर्मा ने। और इसके जो वर्तमान में प्रबंधक हैं वो कौन है? प्रणव पांड्या। ठीक है, प्रणव पांड्या। ये भी प्रश्न एक बार बना हुआ था, तो आजीवन है, आजीवन जब तक रहेंगे तो प्रणव प्रणव पांड्या ही इसके हेड के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, कनखल देखो, अब कनखल है प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। इसका वर्णन कालिदास के मेघदूतम में भी मिलता है। तो जो कनखल स्थान है,
कालिदास का मेघदूतम जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब है जिले से संबंधित अन्य स्थान एवं विविध तथ्य। जिले से संबंधित अन्य स्थान एवं विविध तथ्य क्या क्या फैक्ट है इसमें देखो। रुड़की सबसे पहला है, रुड़की अति महत्वपूर्ण, इसको टिक कर लीजिए आप लोग। रुड़की जो है सोनाली नदी के तट पर स्थित है। सोलानी हो गई, ठीक है, सोलानी नदी, इसको आप लोग चेंज कर लीजिए, सोलानी नदी। ठीक है, सोलानी नदी के तट पर स्थित है रुड़की शहर। 1847 में रुड़की में ही थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये प्रश्न पहले बना हुआ है कि रुड़की में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना कब की गई थी? 1847 में, जिसे एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस स्थान में एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था? तो कहां पर किया गया था? रुड़की में। किस नाम से किया गया था? थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसे 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 21 सितंबर 2001, डेट ध्यान रखिएगा, 2001 तो कम से कम आपने ध्यान रखना ही रखना है, इसे देश के 7वें आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में इसको दर्जा दिया गया। ठीक है, रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है। तो रुड़की के बारे में आपने ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। रुड़की से देखो ऊपरी गंगा नहर भी जाती है, जो कि हरिद्वार से निकली हुई है, रुड़की होते हुए कानपुर तक ये गंगा नहर जाती है, जो कि 1851 में, अभी उसको नीचे देखेंगे। सबसे पहले देखो रुड़की में ऊपरी गंगा नहर के दौरान निर्माण के, ये निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है, निर्माण के दौरान वर्ष 1851 में रुड़की से पिरान कलियर के मध्य देश में पहली बार 2 मालवाहक डब्बों के साथ रेल इंजन यहीं चलाया गया था। पहली जो मालगाड़ी चली थी रुड़की में चली थी। ठीक है, ट्रेन की जो पहली मालगाड़ी मालवाहक डिब्बों के साथ, 2 डब्बों के साथ, कहाँ पर चली थी? रुड़की में। लेकिन पहली जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, कहाँ पर चली थी? मुंबई से ठाणे। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो 1853 वाला अलग है, वो मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी जो भारत में चली थी वहां चली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायल के तौर पर 2 डब्बों के साथ इंजन को दौड़ाया गया था। कहाँ पर? रुड़की में। ठीक है, अगला देखो, ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी। ये प्रश्न भी पहले बना हुआ है कि किसने इसकी परिकल्पना की थी? तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी, जिसका निर्माण कार्य 1848 में किसने शुरू किया था? पीबी कार्टले। किसने शुरू किया था? पीबी कार्टले ने शुरू किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बना हुआ है पहले कि रुड़की जो नहर है, ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण किसने किया था? पीबी कार्टले ने किया था। यह नहर हरिद्वार से कानपुर के मध्य बनाई गई है। तो हरिद्वार और कानपुर को ये आपस में जोड़ती है। और इसका आधुनिकीकरण कब हुआ था? वर्ष 1983 में इसका आधुनिकीकरण किया गया था। ठीक है, तो सारा फैक्टर आपका देखो, नहर से संबंधित या फिर आईआईटी से संबंधित सारे तथ्य आपके कंप्लीट हुए। अगला देखो, पिरान कलियर। पिरान कलियर हजरत अलाउद्दीन साबिर की ये दरगाह है, जहां पर मेला भी लगता है। बस इतना ही फैक्ट आपने ध्यान रखना है। एक बार ये प्रश्न बना हुआ था बहुत पहले 2016-17 में कि हजरत अलाउद्दीन साबिर की दरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर है? पिरान कलियर में। ठीक है, अगला देखो, विविध में। हरिद्वार में मुख्यतः गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है। शिवालिक में यहाँ पर 2 चोटियां आपने देखेंगे। ठीक है, नील शिखर और बिल्व शिखर। अगला देखो, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? फ्रांसिस वाइट। फ्रांसिस है, ये फ्रांसिस होगा। ठीक है, फ्रांसिस वाइट, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। जब नोट करेंगे तो इसको फ्रांसिस आप लोग लिखना। ठीक है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? फ्रांसिस वाइट है। देखो, दिव्य सरोवर ताल कहाँ है? हरिद्वार में। दिव्य सरोवर ताल कहाँ पर है? हरिद्वार में। दिव्य सरोवर ताल कहाँ पर है? हरिद्वार में। विल्व शिखर पर ये स्थित है। देखो, हरिद्वार में ही क्या है, झिलमिल ताल रिजर्व एक आरक्षित क्षेत्र भी है। राज्य में जो आरक्षित क्षेत्र है उनमें आसन है, झिलमिल ताल रिजर्व है। ठीक है, और साथ ही जो पावलगढ़ है और जो नंदा देवी वेटलैंड वाला है। ठीक है, ये चारों कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जिनमें से झिलमिल ताल रिजर्व कहाँ पर आता है? हरिद्वार में आता है। तो झिलमिल ताल रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। तो इसकी स्थापना की तिथि पूछी गई है पहले। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3783.50 हेक्टेयर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि 12 सिंगा के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, झिलमिल ताल रिजर्व कहाँ आता है? हरिद्वार में। इसके अलावा देखो, हरिद्वार में राजाजी जो नेशनल पार्क है उसका विस्तार भी है 3 जिलों में, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून।
तो जब हम देहरादून पढ़ेंगे राजा जी के संबंध में, वहीं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। उसका मुख्यालय देहरादून में ही आता है, तो इसीलिए उसके संबंध में सारी चीजें हम देहरादून जनपद में ही अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। और साथ ही आप लोग देखो, आप उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, एसआई, क्लर्क, उत्तराखंड पुलिस के लिए, आबकारी, किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप लोग जो टारगेट बैच है मेरे द्वारा शुरू किया गया, वहां पर आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वहाँ पर सारी चीज़ें, अभी उत्तराखंड का इतिहास वहाँ पर चल रहा है, तो सारे सब्जेक्ट वहाँ पर मैं कवर कराने वाला हूँ आपको। और साथ ही उसी क्लास में आपको उत्तराखंड की संस्कृति, जो कि लगातार पूछी जा रही है पेपरों में, उससे संबंधित चीजें भी मैं करवाऊंगा, जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली शब्द के साथ साथ लोकोक्तियां भी आपको वहां पर उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। तो शीघ्र ही उसकी क्लासेस भी वहां पर चालू रहेंगी, तो आप हो जाएंगी, तो आप लोग वहां पर उस क्लास को जरूर देखिए और वहां पर जुड़िए। अगला देखो, हरिद्वार में जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है रोशनाबाद है, ठीक है। रोशनाबाद यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है? हरिद्वार रानीपुर मोड़ में ही स्थित है। इसको BHEL भी बोलते हैं, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है? हरिद्वार में ही स्थित है। अगला देखो, हरिद्वार में स्थित एकमात्र छावनी क्षेत्र कौन सा है? रुड़की। हरिद्वार में स्थित एकमात्र छावनी क्षेत्र कौन सा है? रुड़की, जिसकी स्थापना 1853 में की गई थी। तो ये भी प्रश्न बनते हैं ऐसे कभी कभी, रुड़की छावनी क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1853 में। फैक्ट आपने ध्यान रखना है। PDF आप लोग इसका नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। अगला देखो, हरिद्वार में स्थित नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी? पथरी परियोजना है, दूसरा मोहम्मदपुर परियोजना है। दोनों के दोनों केस में ऊपरी गंगा नहर में ये बनाई गई है, ठीक है। कौन कौन से? देखो, पथरी परियोजना है और मोहम्मदपुर परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा, हरिद्वार में दो परियोजना है, पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना। अगला देखो, हरिद्वार के प्रमुख रेलवे स्टेशन। तो प्रमुख रेलवे स्टेशनों में हरिद्वार में हरिद्वार है, लक्सर है, ज्वालापुर है और रुड़की है, ठीक है। कौन कौन से रेलवे स्टेशन है? हरिद्वार है, लक्सर है, ज्वालापुर है और रुड़की है। तो 4 आपने रेलवे स्टेशन ध्यान रखने हैं यहाँ पर। और राज्य में सर्वाधिक जो रेल पथ है किस जिले का है? हरिद्वार का है। राज्य में सर्वाधिक रेल पथ वाला जिला कौन है? हरिद्वार। जबकि राज्य में सबसे कम रेल पथ वाला जिला कौन सा है? पौड़ी, ठीक है। सर्वाधिक रेल वाला पथ वाला जिला कौन है? हरिद्वार। सबसे कम कौन सा है? पौड़ी। और ध्यान रखिएगा, राज्य में जब जो हरिद्वार है, हरिद्वार को 1896 में रेलवे से जोड़ा गया था। लक्सर से हरिद्वार 1896, और हरिद्वार से देहरादून के लिए 1900 में ट्रेन गई थी, ठीक है। 1900 में इसको हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया था। तो हरिद्वार से लक्सर कब? लक्सर से हरिद्वार, ठीक है। लक्सर से हरिद्वार कब जोड़ा गया? 1896 में। और हरिद्वार से देहरादून सन 1900 में जोड़ा गया था। तो ये दोनों फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। साथ ही देखो, हरिद्वार से प्रकाशित होने वाले पत्र कौन कौन से? दैनिक द हॉक और बद्री विशाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा बद्री विशाल पत्र कहाँ प्रकाशित होता है, किस जिले में होता है। आपको अगर ऑप्शन मिल गया चमोली, तो 99% जिसने नहीं पढ़ा है वो चमोली ही करके आएगा, ठीक है। तो बद्री विशाल जो पत्र है हरिद्वार से प्रकाशित होता है, ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको छाप लो अभी। देखो, हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थान एवं शिक्षा केंद्र। तो हरिद्वार में कई सारे संस्थान भी स्थित हैं, जिनमें देखो, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में है, ठीक है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी रुड़की है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की कब? 1947। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र रुड़की कब? 1956, ठीक है। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? रुड़की। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? रुड़की में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हरिद्वार में। और गन्ना, ये अनुसंधान केंद्र, गन्ना विकास संस्थान कहाँ था? काशीपुर उधम सिंह नगर में। गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर, गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार, या फिर गन्ना शोध केंद्र हरिद्वार। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगला देखो, जड़ी बूटी संग्रहालय, ये इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ पर है? 2014 में स्थापित है, हरिद्वार में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये भी रुड़की में है, ठीक है। रुड़की हरिद्वार में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान विज्ञान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क, ये भी कहाँ है? हरिद्वार में। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ पर है? हरिद्वार में। पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हरिद्वार में। पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हरिद्वार में, जो कि 2017 से शुरू हुआ है। इसके अलावा
जो कुछ आयोग हैं या फिर विश्वविद्यालय हैं उनकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो ये परीक्षाएं आयोजित कराता है, तो राज्य में जो प्रशासनिक सेवा के पदों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक निकाय आयोग बनाया गया है, कौन सा है? ठीक है, ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि संवैधानिक निकाय है। एक अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो स्थापना हुई थी 15 मई 2001 को। स्थापना कब हुई थी? 15 मई 2001 को इसको गठित किया गया था, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? रविदत्त गोदियाल। जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी। पहले अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, बाकी देखो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे वहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, अपना रिपोर्ट किसको सौंपते हैं। ठीक है, कार्य, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें, कार्यकाल से लेकर हर हर चीज, सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, स्थापना कैसे होती है, क्या, सारी चीजें हम पॉलिटी में इसको देखेंगे। अगला देखो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। कब? 1900 में, पंजाब की गुंजारावाला में। लेकिन 2 मार्च 1902 को कांगड़ी में इसे स्थापित किया गया। स्थापना तो करी इन्होंने पंजाब में, लेकिन वहां से लाकर स्थापित 2 मार्च 1902 को कहाँ किया गया? कांगड़ी में। और फिर 1924 में इसको कनखल में स्थापित किया गया। ठीक है, इसे 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हो गया आपका कंप्लीट। अगला देखो देव संस्कृति विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? हरिद्वार में है, जिसकी स्थापना 22 मार्च 2002 को हुई है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है, यदि आप देहरादून से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो आपको जो हरिद्वार में फ्लाईओवर आता है वहीं से आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय दिख जाएगा, है ना। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 2002 को। ठीक है, अगला देखो पतंजलि विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 2006। कब हुई थी स्थापना? 25 मार्च 2006। पतंजलि विश्वविद्यालय 25 मार्च 2006। अगला देखो संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2005। संस्कृति नहीं होगा, संस्कृत होगा ये। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय कब हुई थी? 2005 में हुई थी। मदरहुड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रुड़की। स्थापना 2015 में हुई थी। क्वांटम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रुड़की। स्थापना 2017 में हुई थी। और उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ है? हरिद्वार में है। ये भी आपने ध्यान रखना। तो हरिद्वार के जो प्रमुख संस्थान है ये आपने सभी के सभी ध्यान रखने हैं। अब हम चर्चा करेंगे हरिद्वार के प्रमुख मेले। तो कई सारे मेले हरिद्वार में होते हैं, 2-3 जो प्रमुख मेले हैं उनमें सबसे पहला है पीरान कलियर मेला, जो पीरान कलियर है, दरगाह है वहाँ रुड़की में, उसमें ये आयोजित होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? पीरान कलियर रुड़की में ये मेला आयोजित होता है। दूसरा देखो गुघाल मेला है, कहाँ पर होता है? ज्वालापुर में होता है। ठीक है, और तीसरा है कुंभ मेला और कांवड़ मेला या फिर अर्ध कुंभ मेला, ये सब कहाँ होते हैं? हरिद्वार में। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में होता है, और कांवड़ प्रत्येक वर्ष देखो 1 फरवरी में होता है, शिवरात्रि वाला कांवड़। और दूसरा तो देखो सावन के महीने में। ठीक है, सावन के महीने का कांवड़ होता है और दूसरा होता है फरवरी वाला कांवड़। तो जो कांवड़ यात्रा होती है वो भगवान शिव को समर्पित है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि राज्य में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को ये समर्पित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कुंभ मेला जो कि 2017 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, कुंभ मेला आपने ध्यान रखना है। कावड़ मेला और अर्ध कुंभ, ये तीनों यहाँ पर होते हैं मेलों के रूप में, और साथ ही यहाँ पर गुघाल मेला लगता है, पीरान कलियर मेला लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पीरान कलियर मेला कहाँ पर लगता है? रुड़की में लगता है। जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला पर डाक टिकट जारी किया गया था 2019 में। ठीक है, कुंभ मेला पर 2019 में डाक टिकट भी जारी किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब जारी किया गया? 2019 में। अगला देखो हरिद्वार का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है? UK08। हरिद्वार का वाहन पंजीकरण नंबर क्या है? UK08। चूंकि देखो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए यहाँ पर रुड़की का वाहन पंजीकरण नंबर भी है, मतलब रुड़की में भी अलग से, रुड़की का अलग से वाहन पंजीकरण नंबर है, जिसका क्या है? UK17। तो देखो कई सारे हम देख चुके हैं, काशीपुर हमने देखा इस तरह से। जो UK18 था, UK17 कहाँ है? रुड़की में है। ठीक है, और हरिद्वार का UK08 है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब है हरिद्वार के प्रमुख व्यक्तित्व। तो सारे फैक्ट हम यहाँ पर देख लें हरिद्वार के बारे में। प्रमुख व्यक्तित्व में यदि चर्चा करें, सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा या फिर आचार्य श्री राम शर्मा।
ठीक है, ये एक समाज सेवी थे जिन्होंने वर्ष 1971 में गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना की थी। तो आचार्य श्री राम शर्मा ने क्या किया था? 1971 में गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। फिर देखो श्याम सिंह शशि, ठीक है, शशि इनको कहा जाता है। ये क्या थे? एक लेखक थे जिन्हें 1990 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री सम्मान इन्हें 1990 में दिया गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं उसमें लहू के फूल, एक दधीची और यायावरी, ढाई आंकर, अग्निसागर, आपके लिए। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी तुम्हारे लिए, चंपावत जिले में हमने देखा था। तुम्हारे लिए किसकी रचना थी? तुम्हारे लिए हिमांशु जोशी की। तुम्हारे लिए किसकी रचना थी? हिमांशु जोशी की। अब ये है आपके लिए, थोड़ा और रिस्पेक्ट होगी। किसकी है? श्याम सिंह शशि की। ठीक है, किसकी है? श्याम सिंह शशि की। तो इनकी रचनाएं आपने ध्यान रखनी है। ढाई आकर, अग्निसागर, आपके लिए, एक दधीची और यायावरी और लहू के फूल। ठीक है, श्याम सिंह शशि, इनके बारे में आपने फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगली देखो वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ये भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है? खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी दल की खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 के दौरान आयोजित हुए थे टोक्यो में, भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की सदस्य रही थी। भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य रही थी और ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ओलंपिक के इतिहास में, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, कभी भी पूछ सकता है कि ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वंदना कटारिया, जो कि अपने हरिद्वार की रहने वाली हैं। ठीक है, हरिद्वार की रहने वाली हैं वंदना कटारिया। और साथ ही इन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 2022 में पद्मश्री इन्हें दिया गया और साथ ही 2021 में राज्य सरकार द्वारा तीलू रोतेली सम्मान भी इन्हें दिया गया। तो तीनों सम्मान ध्यान रखिएगा। 2021 में अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया है, जो कि खेलों में दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। खेलों का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके पश्चात अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961 से शुरू हुआ था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2021 में दिया गया था। देखो वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, जो कि देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, तब पद्मश्री आता है। तो देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री, जो कि इन्हें 2022 में प्रदान किया गया था। और राज्य सरकार द्वारा भी जो तीलू रोतेली सम्मान है 2021 में इन्हें प्रदान किया गया था। तो वंदना कटारिया के बारे में आपने इनके पुरस्कार ध्यान रखने, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछे जाएंगे आगे भविष्य में आपकी परीक्षाओं में। ये हो गया देखो हरिद्वार जनपद के बारे में आपकी सारी जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बेहतर लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, देखो इस क्लास में मैं आपको जब पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा तेजी से मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस क्लास में कम से कम 2 दिन लग जाएगा। यदि मैं आपको इसको आराम आराम से दूं, समय लेकर दूं, ठीक है, बेहतर तरीके से और बेहतर करूं, तो कम से कम 2 से 3 दिन हरिद्वार जिले में ही लग जाएगा। तो इसलिए मैंने केवल फैक्ट, टॉपिक टू टॉपिक इसको टाइप किया है और उसी तरह से मैं आपको इसको करा भी रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और सारे फैक्ट भी आपके कवर हो जाएं। ठीक है, और मैटर भी कम से कम हो, है ना। तो बाकी जहाँ पर समझाने वाली चीज़ें वो मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, और सारी चीज़ें अलग अलग करके स्वयं से मेरे द्वारा ही आपको दी गई हैं। पीडीएफ आप लोगों को इसका नीचे लिंक में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करिए और इसके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है, साथ ही अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।